ऑस्ट्रिया का लिंज शहर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पसंदीदा था। 1905 में हिटलर ने हाई स्कूल पास किया। उस समय उसकी उम्र 16 बरस थी। 2 साल पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी मां चाहती थी कि वो कोई काम सीख ले, छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले ताकि घर चलता रहे, लेकिन उस उम्र में हिटलर को समझाना नामुमकिन था। वो किसी की निगहबानी में नौकरी नहीं करना चाहता था, उस पर भी रूटीन फॉलो करना। उसने इस विचार को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पति की मौत के बाद हिटलर की मां ने पुश्तैनी घर बेच दिया था। फिर वो अपने बच्चों के साथ लिंज आ गई थी। लिंज में ऑस्ट्रियन साम्राज्य का वैभव बसता था, कला, संस्कृति और विरासत का संगम। लिंज में मानो हिटलर को पंख लग गए। दोपहर तक सोना और फिर पूरे दिन लिंज के चक्कर लगाना, यह उसका रूटीन बन गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात ऑगस्ट कुबिजेक से हुई। दोनों की दिनचर्या एक जैसी थी, दोनों ही कला प्रेमी थे, इसलिए उनकी मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई। स्कूल के दिनों में हिटलर का मन पेंटिंग में लगा था। कई बार उसकी तारीफ भी हुई। उसने पेंटर बनने का फैसला लिया था। उसका दोस्त ऑगस्ट अपने पिता की कंपनी में डेकोरेटर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उसका सपना म्यूजिशियन बनने का था। 1907 में दोनों वियना आ गए। साथ में किराए के घर में रहे। हिटलर ने 2 बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार फेल रहा। दूसरी बार में वो इतना नाराज हुआ कि एकेडमी जाकर झगड़ा करने लगा। उसने वजह पूछी, बताया गया कि उसकी पेंटिंग ठीक नहीं थी। कुबिजेक का एडमिशन हो चुका था। वो म्यूजिक की पढ़ाई करने लगा। दशकों बाद उसने एक किताब लिखी। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। किताब का नाम था द यंग हिटलर आई न्यू। उसने लिखा, जिस हिटलर को मैं जानता था उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। अकेडमी से ठुकराए जाने के बाद हिटलर वापस लिंज लौट गया था। उसे यह बात बहुत चुभी थी। उसका सपना टूट गया था। उसने अपनी जिद कायम रखी। बरसों बाद जब वो जर्मनी का चांसलर बना, तब उसने इस सपने को झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला। इस बार उसने दुनिया का सबसे बड़ा और अद्वितीय म्यूजियम बनाने की योजना बनाई। उसका नाम रखा गया फ्यूरर म्यूजियम। इस म्यूजियम में सामान कहां से आना था? यूरोप के उन देशों से जिन्हें हिटलर जीतने वाला था। हिटलर के इस प्लान का क्या हुआ और यूरोप के देशों ने किस तरह से उसके मंसूबे को नाकाम किया, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया है, तब से यूक्रेन में पेंटिंग्स, स्मारकों, ऐतिहासिक विरासत की जगहों आदि को बचाने की मुहिम जोर शोर से चल रही है। आज हम बात करेंगे युद्ध काल में आर्ट को बचाने का इतिहास क्या है, यूक्रेन में आर्ट को कैसे बचाया जा रहा है और कलाकृतियों के संरक्षण के पीछे का मकसद क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. अब दो काम की सूचना सुन लीजिए। नंबर 1, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कुकू एफएम पर आपको इतिहास, राजनीति, साहित्य, दर्शन समेत कई और विधाओं में बोलने वाली किताबों का खजाना मिलता है, मतलब ज्ञान का फुल पैकेज एक ही ऐप पर। लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। करना क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, यह ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए है। सुनते रहिए, गुनते रहिए। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। अब सूचना नंबर 2, दुनियादारी में है वैकेंसी। किनके लिए? प्रोड्यूसर एंड रिसर्चर के लिए। शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या क्या आना चाहिए? हिंदी टाइपिंग आती हो, वर्तनी की गलती ना हो, देश दुनिया की खबरों को परखने और सुनाने में दिलचस्पी हो, साथ ही नया सीखने से परहेज ना हो। अनुभव कितना चाहिए? फ्रेशर से लेके 3 साल तक। करना क्या होगा? CV और काम के 2 सैंपल भेजने होंगे। फ्रेशर हैं तो अपने पसंद के विषय पर लिख सकते हैं। मेल ID है jobs@lallantop.com। शॉर्टलिस्ट के बाद टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। सेलेक्ट हुए तो नोएडा आकर हमारे दफ्तर में काम करना होगा। सूचनाएं समाप्त। अब हम शो की तरफ चलते हैं। साल 1925 वो हिटलर के उभरने का दौर था। उसने बर्लिन में जर्मन नेशनल गैलरी बनाने के बारे में सोचा। वो इसका डायरेक्टर बनना चाहता था,
लेकिन यह प्लान धरातल पर उतर नहीं पाया। 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना। उसका प्लान अब बड़ा हो चुका था। वो ऑस्ट्रिया को जीतकर ग्रेटर जर्मनी बनाने की तैयारी करने लगा। 1938 में उसने हिटलर पर हमला कर दिया। मामूली विरोध के बाद ऑस्ट्रिया जर्मनी के कब्जे में आ गया। आर्ट गैलरी बनाने का ख्याल उसके दिमाग से निकला नहीं था। उसने सोचा कि अब गैलरी बर्लिन में नहीं बल्कि अपने जन्म के देश में बनाई जाए। कायदे से वियना शहर इसका हकदार था, मगर हिटलर को वियना से बेइंतहा नफरत थी। इतिहासकारों की माने तो इसके पीछे वजह थी कि उसे वियना की एकेडमी ने एडमिशन नहीं दिया था। फिर हिटलर ने लिंस को चुना, उसका चहेता शहर। उसने इरादा किया कि वो लिंस को यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर तैयार करेगा। इसी शहर में उसके सपनों का म्यूजियम भी बनना था। इसका खाका हिटलर के आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर ने खींचा था। म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में एक ओपेरा हाउस, थिएटर, होटल और परेड ग्राउंड भी बनना था। म्यूजियम में 36 किलोमीटर लंबी गैलरी की कल्पना की गई थी। इसके अलावा 27,000 से अधिक कलाकृतियों को रखे जाने की व्यवस्था होनी थी। म्यूजियम का मॉडल फरवरी 1945 में तैयार हो गया। अगर सब प्लानिंग के हिसाब से चलता तो 1950 तक म्यूजियम का काम पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1945 की शुरुआत में ही नाज़ी जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। हिटलर अपने बंकर में अपनी नियति का इंतजार कर रहा था। उस दौरान वो घंटों तक बैठकर म्यूजियम के मॉडल को निहारता रहता। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से ही नाज़ी सेना ने आर्ट्स की लूट शुरू कर दी थी। इन्हें आमतौर पर यहूदी लोगों से लूटा जाता था। हिटलर को समय समय पर लूटे हुए सामानों की तस्वीरें भेजी जाती थी, एल्बम में सजाकर। जब तक हिटलर जिंदा रहा तब तक उसके पास 31 एल्बम हो चुके थे। फिलहाल इनमें से 19 बचे हुए हैं। हिटलर का प्लान सिर्फ लूट तक ही सीमित नहीं था। उसने अपने लोगों को पैसे देकर आर्ट खरीदने के लिए भेजा। ये पैसे उसने अपनी किताब मीन काम्फ को बेचकर कमाए थे। यह तो हुई नाज़ी जर्मनी की लूट की बात। इसी के बरक्स एक मुहिम और चल रही थी आर्ट को बचाने की। एक कहानी फ्रांस की है। साल 1939 अगस्त का महीना चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध को शुरू होने में 10 दिन बचे थे। उससे पहले ही पेरिस में कलाकृतियों को बचाने का अभियान चल रहा था। जैक्स जजार्ट पेरिस के लूव्र म्यूजियम के डायरेक्टर थे। उन्हें लड़ाई का अंदेशा हो चुका था और उससे होने वाले नुकसान का भी। जैक्स ने 3 दिनों के लिए म्यूजियम को बंद करने का आदेश निकाला। बाहर बताया गया कि रिपेयर का काम चलना है, इसलिए कुछ दिनों तक दर्शकों का आना बंद रहेगा। अंदर क्या चल रहा था? म्यूजियम की दीवारों से पेंटिंग्स उतारी जा रही थी। उन्हें उनकी महत्ता के हिसाब से अलग अलग रंगों के कपड़ों में लपेटा जा रहा था। इनमें से एक लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा भी थी। इन कलाकृतियों को 200 से अधिक गाड़ियों में भरा गया। रास्ते में से तार हटा लिए गए, फिर उन्हें सुदूर गांव में ले जाकर छिपा दिया गया। यह व्यवस्था संकट बीतने तक के लिए थी। जैक्स का अंदेशा सही साबित हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। फ्रांस भी इसकी चपेट में आया। जर्मन सेना जून 1940 में पेरिस में घुसी। उन्होंने फ्रांस को अपने नियंत्रण में लिया। हिटलर के लिए लूव्र म्यूजियम का एक खास दौरा आयोजित किया गया। हिटलर आया भी, लेकिन वहां उसके लिए कुछ खास बचा नहीं था। यूरोप में आर्ट बचाने का सबसे बड़ा मिशन 1942 में शुरू हुआ। मित्र सेनाओं ने मॉन्यूमेंट्स, फाइन आर्ट्स एंड आर्काइव्स डिवीजन की स्थापना की। लगभग 400 लोगों को भर्ती किया। इनमें इतिहासकार, डॉक्टर, आर्किटेक्ट समेत कई और पेशे के लोग थे। उनका काम जासूसी करना और लूटे गए आर्टवर्क्स को इकट्ठा करना था। इनको बाद में मॉन्यूमेंट्स मैन के नाम से जाना गया। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी पूरे यूरोप में घूमते रहे। उनका काम 1951 तक चला। नाज़ियों ने ऐतिहासिक आर्टवर्क्स को अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा था। शुरुआत में तो लूटे गए सामान को सजा कर रखा गया, लेकिन लड़ाई के अंतिम दौर में वे हिंसक हो गए। उन्होंने सदियों पुरानी कलाकृतियों को तबाह करना शुरू कर दिया। इन्हें बाद में रिस्टोर करना पड़ा। मॉन्यूमेंट्स मैन ने तकरीबन 50 लाख आर्ट को वापस उनकी जगह पर पहुंचाया। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में इन आर्टवर्क्स का कोई अता पता नहीं है। कई कलाकृतियां निजी कलेक्शन में हैं। आपने हिटलर की कहानी सुनी। कलाकृतियों को लूटने या उन्हें तबाह करने का इतिहास उससे सदियों पहले शुरू हो चुका था। औपनिवेशिक शासन के दौरान यूरोप के ताकतवर देशों ने डकैतियां की। वे अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में कलाकृतियां लूट कर ले गए। यूरोप के अधिकतर म्यूजियम इन्हीं लूटे हुए सामानों से भरे हुए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि अगर उन्हें लौटाया गया तो यूरोप के म्यूजियम्स खाली हो जाएंगे। हमने दुनियादारी के एक अंक में यूरोप की डकैती पर विस्तार से बात की है। आपको एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम विषय की तरफ लौटते हैं। ये समझते हैं कि युद्ध काल में आर्ट पर जोर क्यों रहता है, आक्रामक पक्ष इन्हें निशाना क्यों बनाता है। मोटा माटी समझे तो इसकी 2 बड़ी वजहें निकलकर सामने आती हैं।
पहला कारण पहचान से जुड़ा है। कोई भी कलाकृति किसी देश की थाती होती है, इनसे उस देश की पहचान जुड़ी होती है, ये किसी देश को एक सूत्र में बांधती है। अगर इस पहचान पर चोट की जाए या उसे नुकसान पहुंचाया तो इससे हौसला टूट सकता है। आप किसी इमारत को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सदियों पुरानी पेंटिंग या किसी सजावटी हाथी दांत या झूमर को उसी रूप में लाना नामुमकिन है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की मूल पहचान को खत्म करना चाहते हैं। इसी क्रम में उनकी सेना यूक्रेनी म्यूजियम्स और उनकी सांस्कृतिक विरासतों को निशाना बना रही है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें म्यूजियम्स के अंदर गोलाबारी और हवाई हमले की पुष्टि हुई है, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वॉर क्राइम की परिभाषा तय की गई थी। समय समय पर इसमें नए क्लॉज जोड़े गए। 1954 में हेग कन्वेंशन में कहा गया कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सांस्कृतिक महत्व की जगहों को निशाना बनाना युद्ध अपराध की कैटेगरी में आएगा। यह नियम इसलिए लाया गया ताकि नाजियों जैसी लूट की आशंका को रोका जा सके। इसके बावजूद आतंकी संगठन पीछे नहीं हटे हैं। तालिबानी शासन के दौरान बामियान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ाने की घटना हो या मिडिल ईस्ट में ऐतिहासिक स्थलों पर इस्लामिक स्टेट के हमले, सिलसिला लगातार जारी है। दूसरा कारण कमाई से जुड़ा है। आर्ट्स किसी देश की अमूल्य धरोहर होते हैं, अगर वे किसी म्यूजियम में हो। चूंकि इन्हें सीधे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत करोड़ों अरबों में जाती है। आतंकी संगठन लूट का सामान बेचकर अपना ऑपरेशन धड़ल्ले से चलाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने बहुत सारे आर्ट्स बेचे भी थे। इस कमाई का इस्तेमाल नाजी सेना पर किया गया था। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, आज पूरी कहानी का संबंध रूस यूक्रेन युद्ध से है। जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से कई शहरों में म्यूजियम्स और स्मारकों की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडेसा और लवीव को यूक्रेन में सांस्कृतिक तौर पर सबसे समृद्ध माना जाता है। ओडेसा शुरुआत से ही रूस के निशाने पर था। मार्च में सैकड़ों वॉलंटियर्स ने मिलकर ड्यूक ऑफ रिशेलो की मूर्ति को सैंडबैग से ढक दिया था। ड्यूक ऑफ रिशेलो को ओडेसा शहर का फाउंडर माना जाता है। ओडेसा में ही फाइन आर्ट्स म्यूजियम को तारों से घेरा गया ताकि रूसी सैनिकों को अंदर घुसने से रोका जा सके। रूस के हमलों में मारिया पेरिमेचेंको की 25 से ज्यादा पेंटिंग्स तबाह हुई। मारिया को यूक्रेन के सबसे महान पेंटर्स में गिना जाता है। इस तबाही के बाद कलाकृतियों को अंडरग्राउंड सुरंगों में रखा जा रहा है। कुछ मूर्तियों को टेप से भी लपेटा गया है। मतलब ये कि जिस विधि से सुरक्षा हो सकती है, किया जा रहा है। इस काम में स्थानीय लोग भी हाथ बटा रहे हैं। उनके लिए ये सब मुल्क के अस्तित्व से जुड़ा है। इसके अलावा यूक्रेन की कल्चरल मिनिस्ट्री ने तबाह जगहों की पूरी लिस्ट तैयार की है। उनका इरादा इस सबूत का इस्तेमाल वॉर क्राइम के मुकदमे में चलाने की है। यूक्रेन में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। इसको लेकर यूएन चिंतित है। उसने रूस से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन कब तक सब्र कायम रहेगा, कहा नहीं जा सकता। दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब एक सूचना और सुन लीजिए। ऑर्डिनरी पर एक नया शो शुरू हो रहा है, परवरिश। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस शो में हम पेरेंटिंग टिप्स और हैक्स यानी बच्चों की परवरिश के बेहतर तरीके आप तक पहुंचाएंगे। कब और कहां आएगा ये शो? हर बुधवार को ऑर्डिनरी के फेसबुक पन्ने और यूट्यूब चैनल पर। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।